राजीव आनंद से मिलने के लिए अर्जुन ने जो जगह चुनी थी वो शहर के किसी आधुनिक नक्शे पर ढूंढे से भी नहीं मिलती। पुराना जर्जर सा एक इलाका जहां वक्त की रफ्तार जैसे सुस्त पड़ गई थी। वहां एक छोटी सी गुमनाम चाय की दुकान थी, उस किस्म की जगह जहां आज भी बैठने के लिए लकड़ी के भारी और खुरदरे बेंच बिछे होते हैं और चाय कांच के प्यालों में नहीं बल्कि सीधे स्टील के गिलासों में परोसी जाती है। वो चाय इतनी खौलती हुई होती थी कि अगर सलीके से ना पिया जाए तो पहली ही घूंट में होंठ छुलस जाएं। यहाँ कोई बनावटी शालीनता नहीं थी, ना ही केबिनों वाली कोई प्राइवेसी। सब कुछ एकदम खुला, नग्न और साधारण था। अर्जुन का कहना था कि राजीव सिर्फ ऐसी ही जगहों पर सहज महसूस करता है जहां वो भीड़ का एक बेनाम हिस्सा बन सके, जहां वो महज एक और आम आदमी हो जो चुपचाप चाय की चुस्कियां लेते हुए अपने वजूद को छुपाए रखे। मैं और अर्जुन वहां एक साथ पहुंचे थे, उसकी पुरानी भारी गाड़ी में। रास्ते भर हमारे बीच कोई खास गुफ्तगू नहीं हुई। गाड़ी की खुली खिड़की से बाहर पुराना शहर किसी रीढ़ विहीन साए की तरह धीरे धीरे गुजर रहा था। संकरी संकुचित गलियां, ढहती हुई पुरानी इमारतें जिनकी मटमैली दीवारों पर नमी और काई के गहरे निशान थे, और वे दुकानें जो न जाने कितनी पीढ़ियों से ठीक उसी हाल में वहीं जमी थी। एक मोड़ पर एक बूढ़ा फेरी वाला अपनी फटी और भारी आवाज में कुछ बेच रहा था। उसकी वो कंपकपाती हुई आवाज कुछ पलों के लिए गाड़ी के बंद कैबिन के भीतर तैरती रही, हमारे बीच के सन्नाटे को और भारी करती रही, और फिर गाड़ी के आगे बढ़ती ही पीछे धूल में छूट गई। राजीव आनंद वहां पहले से मौजूद था। उम्र कोई 50 के आसपास रही होगी, बदन इकहरा और दुबला, और सिर के बाल इस कदर सफेद होने लगे थे जो उसकी वास्तविक उम्र से बहुत पहले के मालूम पड़ते थे। वो सफेदी वक्त के ढलने की नहीं थी, बल्कि उस निरंतर तनाव की देन थी जो इंसान की रातों को धीरे धीरे खा जाता है। उसके कांपते हुए हाथों में चाय का वो स्टील वाला ग्लास था। वो उसे दोनों हथेलियों से इस तरह कसकर भींचे हुए था मानो चारों तरफ हाड़ कंपा देने वाली ठंड हो, पर वहां ठंड बिल्कुल नहीं थी। दोपहर की उमस हवा में घुली हुई थी। ये किसी चीज को बहुत कसकर पकड़े रहने की एक पुरानी मरती हुई आदत है, मैंने उसे देखते हुए खुद से कहा। शायद अपने बिखरे हुए वजूद को समेटने की आखिरी नाकाम कोशिश। उसने जैसे ही अर्जुन को अपनी तरफ आते देखा, उसके सिकुड़े हुए चेहरे पर एक बेहद हल्की, लगभग अदृश्य सी राहत की लकीर उभरी, जैसे वो डर जो उसे सुबह से यहाँ बैठने पर मजबूर कर रहा था, अर्जुन का चेहरा देखकर थोड़ा सा पीछे हट गया हो। पर अगले ही पल उसकी बूढ़ी और थकी हुई नजरें मेरी तरफ घूमी और वहीं ठहर गईं। उन आंखों में एक बहुत गहरा, अनकहा सा सवाल तैर रहा था। सिमरन है ये, अर्जुन ने बेंच के करीब पहुंचते हुए बहुत शांत मगर ठोस आवाज में कहा। इस पर भरोसा कर सकते हो। राजीव ने पलटकर कोई जवाब नहीं दिया। उसने बस अपनी थकी हुई आंखें झुकाईं और लकड़ी के उस लंबे खुरदुरे बेंच पर खिसक कर हमारे लिए थोड़ी सी जगह बना दी। वेटर ने बिना हमसे कुछ पूछे मेज पर सीधे 3 स्टील के गिलास लाकर रख दिए। यहाँ का दस्तूर यही था, अगर आप बैठे हैं तो चाय आएगी ही। मैंने उस गरम गिलास को अपनी उंगलियों के बीच उठाया। मेटल की वो तेज चुभती हुई तपिश सीधे मेरी त्वचा को भेदती हुई हथेली के भीतर तक उतर गई। वो गरम एहसास बहुत तीखा था, उस किस्म का जो आपको झकझोर कर याद दिलाता है कि तुम जिंदा हो, यहीं हो, इसी खौफनाक पल के बीचों बीच खड़े हो। राजीव ने बोलना शुरू किया। उसकी आवाज बहुत धीमी, चपटी और सूखी थी, ठीक वैसे ही जैसे कोई इंसान किसी ऐसी पुरानी कहानी को बयां कर रहा हो जिसे उसने अपने मन के बंद कमरों में हजारों बार दोहराया हो, पर जबान पर लाने की हिम्मत बरसों में पहली बार की हो। 3 साल पहले। वो रुका, उसकी उंगलियां ग्लास के रिम पर ठहर गईं। विक्रम के साथ मेरी वो आखिरी लैंड डील थी, एक बहुत बड़ा रेजिडेंशियल प्रोजेक्ट। मैं उसका पार्टनर था और शायद खुद को उसके पुराना दोस्त समझने की भूल भी कर बैठा था। सब कुछ बहुत साफ था, कागजात दुरुस्त थे, प्लानिंग वैसी ही थी जैसी होनी चाहिए। फिर एक रात, एक लंबी मीटिंग के बाद, जब दफ्तर के सारे लोग जा चुके थे,
मुझे विक्रम के केबिन की मेज पर एक फाइल मिली। वो खुली हुई थी। मेरा इरादा उसे टटोलने का बिल्कुल नहीं था, पर पन्ना पलटते ही मेरी नज़र मेरे अपने नाम पर ठहर गई। वो कोई आम बिजनेस डील नहीं थी। वो एक बैकडेटेड अग्रीमेंट था जिसमें राजीव के नाम पर कुछ ऐसे बड़े और अवैध ट्रांजैक्शन दिखाए गए थे जो हकीकत में कभी हुए ही नहीं थे। उन सरकारी कागजों के मुताबिक राजीव ने वो सारा काला धन अपने खातों में लिया था जो किसी अवैध रास्ते से आया था, जबकि असलियत ये थी कि राजीव को इस खेल की भनक तक नहीं थी। विक्रम ओबरॉय ने अपने दोस्त के नाम को एक ढाल की तरह इस्तेमाल किया था ताकि अगर कभी कानून का शिकंजा कसे तो राजीव का गला दबोचा जाए और विक्रम अपने साफ सुथरे कपड़ों के साथ तमाशा देखता रहे। मैंने उसी रात उससे सीधे बात की, कड़े सवाल पूछे। राजीव ने कहा। उसकी आवाज में 3 साल बाद भी कोई गुस्सा, कोई उबाल नहीं था। वो बिल्कुल सपाट थी। वो गुस्सा जो बहुत लंबे समय तक अंदर दबा रह जाए, वो एक दिन पूरी तरह से सुन्न हो जाता है। उसने बस एक ठंडी, डरावनी हंसी हंसकर मुझसे कहा था, कागज पर दस्तखत तुम्हारे हैं राजीव। कोर्ट में मेरे महंगे वकील इसे सच साबित कर देंगे। तुम्हारे पास खुद को बेगुनाह साबित करने के लिए क्या है? उस रात राजीव आनंद के पास अपनी बेगुनाही का कोई सबूत नहीं था और ठीक अगले हफ्ते उस पूरे प्रोजेक्ट से उसका नाम हमेशा के लिए हटा दिया गया। कागजों पर यह दर्ज हुआ कि उसने अपनी मर्जी से कंपनी छोड़ी है, पर बंद कमरों के भीतर उसे साफ लफ्जों में समझा दिया गया था कि अगर उसकी जुबान से एक भी शब्द बाहर निकला तो वो बैकडेटेड दस्तावेज सीधे पुलिस कमिश्नर के दफ्तर पहुंच जाएगा। और तुम सब कुछ जानते हुए भी चुप रहे? मैंने कहा। मेरे इस वाक्य में उसके प्रति कोई शिकायत या जजमेंट नहीं था। ये महज एक कड़वी हकीकत का सीधा और कोरा बयान था। मेरी पत्नी थी, छोटे बच्चे थे। राजीव ने अपने दोनों हाथों को आपस में रगड़ते हुए कहा। उसने उस स्टील के गिलास को मेज पर वापस रख दिया, बहुत धीरे से, जैसे वो चाय का ग्लास न हो बल्कि उसके अतीत का कोई भारी जानलेवा बोझ हो। मैं लड़ सकता था शायद, पर अगर मैं लड़ता और उस रसूखदार आदमी से हार जाता तो मैं जेल के भीतर सड़ रहा होता। और मेरे बाद मेरे परिवार को क्या मिलता? दुकान के बाहर उस धूल भरी तंग गली में अचानक किसी छोटे बच्चे के दौड़ने और जोर जोर से हंसने की आवाज गूंजी। फिर दूर से किसी ने उसे पुकारा। वो हंसी अचानक थम गई। भागते हुए छोटे पैरों की थाप धीरे धीरे मध्यम हुई और फिर पूरी दुकान में वापस वही पुरानी दम घोटने वाली खामोशी छा गई। पर तुमने सब कुछ खत्म नहीं किया राजीव, तुम्हारे पास कुछ तो है। अर्जुन ने अपनी पीठ को बेंच से टिकाते हुए कहा। यह कोई सवाल नहीं था। अर्जुन एक खोजी पत्रकार था। वो जानता था कि डरपोक से डरपोक इंसान भी अपनी सुरक्षा के लिए एक आखिरी मोहरा छुपाकर जरूर रखता है। राजीव ने अपनी थकी हुई पीली आंखें उठाईं। पहले अर्जुन को देखा और फिर बहुत गौर से मुझे देखने लगा। एक कॉपी है मेरे पास, उसने अपनी आवाज को लगभग फुसफुसाहट में बदलते हुए कहा। उस ओरिजिनल बैकडेटेड डॉक्यूमेंट की जो उस रात विक्रम की मेज पर खुला छूटा था। मैंने अपने पुराने फोन से उसकी एक धुंधली सी फोटो ले ली थी, बहुत जल्दी में, कांपते हाथों से, जब वो कैबिन से बाहर किसी कॉल पर था। वो एक पल के लिए रुका। मुझे तब नहीं पता था कि ये धुंधली सी तस्वीर कभी किसी काम आएगी भी या नहीं, पर मैंने उसे डिलीट नहीं किया, उसे बचा कर रखा। दुकान के भीतर की हवा अचानक और भारी हो गई। या शायद ये सिर्फ मेरे अंदर का वो वहम था जो हर बदलते सच के साथ अपना रंग बदल रहा था। ये वही टुकड़ा था जो मेरी पहेली में अब तक गायब था। विक्रम के अपने हाथों से तैयार किया गया वो जाल, उसकी अपनी लिखाई, उसकी अपनी क्रूर प्लानिंग। ये कोई इत्तेफाक नहीं था, ये एक स्थापित पैटर्न था जो ये साबित करने के लिए काफी था कि विक्रम ओबरॉय अपनी जिंदगी के हर मोड़ पर यही घिनौना खेल खेलता आ रहे हैं। किसी और का नाम,
किसी और की जिंदगी और खुद के लिए एक महफूज आलीशान कमरा। अगर वो फोटो मुझे मिल जाती है और मेरे पास पहले से मौजूद उस 3 करोड़ की इंश्योरेंस पॉलिसी का प्रिंट आउट हो और अर्जुन के पास वो 3 साल पुरानी लैंड डील की अधूरी इन्वेस्टिगेशन, तो ये 3 अलग अलग धागे मिलकर सीधे एक ही इंसान की गर्दन के चारों तरफ कसने के लिए काफी थे। क्या वो फोटो अभी भी तुम्हारे पास सुरक्षित है? मैंने मेज पर थोड़ा आगे झुकते हुए पूछा। हाँ। क्या तुम उसे मुझे सौंपने के लिए तैयार हो, सही जगह पहुंचाने के लिए? राजीव ने अपनी संभली हुई नजरें सीधे मेरी आंखों में गाड़ दी। उन आंखों में एक अजीब सी कश्मकश चल रही थी। वो नफा नुकसान का हिसाब जो एक हारा हुआ इंसान तब करता है जब कोई उसे दोबारा उसी कुएं के मुहाने पर लाकर खड़ा कर दे जहां से वो बमुश्किल बचकर निकला हो। एक तरफ पुराना जाना पहचाना खतरा था और दूसरी तरफ वो सारा दर्द जो वो बरसों से अपने सीने में दबाए बैठा था। अगर मैं ये दे भी दूं तो क्या इससे वाकई कुछ बदलेगा? उसने बहुत ही साफ, सपाट और तीखे लहजे में पूछा। सच में? ये सवाल अर्जुन के लिए नहीं था, ये सवाल सीधे मुझसे पूछा गया था। मैंने अपनी जबान खोलने से पहले एक गहरा ठहराव लिया। उसे एक झूठी मीठी तसल्ली देना इस वक्त दुनिया का सबसे आसान काम था। ये कह देना कि हाँ, सब कुछ बदल जाएगा, तुम फिक्र मत करो। पर उस टूटे हुए आदमी को जिसने 3 साल तक घुट घुट कर जिया हो, एक और झूठा दिलासा देना मेरे लिए उसके घावों पर नमक छिड़कने जैसा होता। मैं तुम्हें किसी जीत की गारंटी नहीं दे सकती राजीव, मैंने बहुत ही धीमी मगर चट्टान जैसी ठोस आवाज में कहा। पर मैं ये सब इसलिए नहीं कर रही हूं कि मेरी जीत तय है। मैं ये इसलिए कर रही हूं क्योंकि इस भयानक सच को जानने के बाद अब और चुप रहना मेरे लिए मुमकिन नहीं है। राजीव मेरी बात सुनता रहा। उसके चेहरे की एक भी मांसपेशी नहीं हिली। फिर उसने धीरे से अपना ग्लास उठाया और चाय की वो आखिरी कड़वी घूंट अपने हलक के नीचे उतार ली। बिल्कुल उसी तरह जैसे कोई इंसान बिना किसी शोर के चुपचाप किसी बहुत बड़े दस्तावेज पर अपने दस्तखत कर देता है। मैं तुम्हें वो फोटो दे दूंगा, उसने कहा। जब हम उस पुरानी दुकान से बाहर निकले तो आसमान पर शाम का स्याह रंग पूरी तरह से हावी हो चुका था। हम वापस अर्जुन की गाड़ी में आकर बैठ गए। उसने चाबी घुमाकर इंजन तो स्टार्ट कर दिया, पर गाड़ी को आगे नहीं बढ़ाया। वो बस अपनी दोनों हथेलियों को स्टीयरिंग व्हील पर टिकाए सामने अंधेरे में डूबती हुई सड़क को एकटक देखता रहा। बाहर गली की दुकानें एक एक करके बंद हो रही थीं। किसी दूर के दुकानदार ने अपनी दुकान का भारी लोहे का शटर नीचे खींचा। लोहे से लोहे के टकराने की वो तीखी, चरमराती हुई आवाज रात के सन्नाटे को चीरती हुई काफी दूर तक गई। वो आदमी आज भी अंदर तक कांप रहा है सिमरन, अर्जुन ने बिना मेरी तरफ देखे कहा। वो एक कोरा बयान था, कोई सवाल नहीं। हाँ, मैंने खिड़की के कांच पर अपनी उंगलियों को टिकाते हुए कहा। पर तुम नहीं कांप रही। मैंने अपनी गर्दन घुमाकर उसकी तरफ देखा। उसकी आंखें अब भी सामने की सड़क पर टिकी थीं। डर मेरे अंदर भी है अर्जुन। मेरी आवाज में एक अजीब सी ठंडक थी। बस उसे बाहर चेहरे पर दिखाने की फुर्सत अब नहीं बचती। उसने पलटकर कुछ नहीं कहा, गाड़ी के गियर को बदला और हमारी गाड़ी उस अंधेरी गली से बाहर निकल आई। रास्ते भर सड़क के दोनों किनारों पर लगी स्ट्रीट लाइट्स की पीली बत्तियां जल रही थीं। पुराने शहर की वे बेजान पीली रोशनियां जो रात के वक्त एक अजीब सी गर्म मगर उतनी ही उदास धुंध पैदा करती हैं। मैं लगातार खिड़की से बाहर उड़ती हुई उस रोशनी को देख रही थी, पर मेरे दिमाग में सिर्फ राजीव का वो उजड़ा हुआ चेहरा घूम रहा था। वे आंखें जो 3 साल के सच का बोझ ढोते ढोते बूढ़ी हो चुकी थीं। वे हाथ जो चाय के गिलास को इतनी शिद्दत से पकड़े हुए थे। मैं उसके दर्द को पूरी तरह अपनी जबान से बयां नहीं कर सकती थी, पर कुछ तो था। कोई ऐसा अदृश्य जख्म था जो हमारे बीच एक जैसा था।
और शायद इसीलिए उसने वो आखिरी सवाल अर्जुन से नहीं, सीधे मुझसे पूछा था, क्योंकि उसने मेरी आंखों के भीतर उस भयानक आग की लपटों को देख लिया था। वो नहीं जानता था कि मैं कौन हूं, पर वो ये समझ गया था कि मैं उस आग से झुलस कर ही यहां तक पहुंची हूं। ठीक 2 दिन बाद नेहा सिन्हा मुझे ढूंढती हुई मेरी नई दुनिया तक पहुंच गई। ये एक ऐसी चीज थी जिसकी उम्मीद मैंने अपने बुरे से बुरे सपने में भी नहीं की थी। मैं अपने दफ्तर के केबिन में बैठी थी। मेज पर मेरा लैपटॉप खुला हुआ था और मैं एक नए क्लाइंट का पीआर प्रपोजल तैयार कर रही थी। तभी रिसेप्शन की इंटरकॉम घंटी बजी और वहां से आवाज आई कि कोई मुझसे मिलने आया है। नाम था नेहा सिन्हा। मेरी उंगलियां कीबोर्ड के बटनों पर जहां थीं, वहीं जम गईं। एक बहुत ही छोटे कमजोर पल के लिए मेरे भीतर की सीमा ने चीख कर कहा, ना, उसे अंदर मत आने दो, अभी मैं इसके लिए तैयार नहीं हूं। पर वो डरपोक पल जितनी तेजी से आया था, उतनी ही तेजी से गुजर गया और उसके बाद जो चीज मेरे अंदर बची वो एक बहुत ही ठंडी और तीखी जिज्ञासा थी। वो खुद मुझे खोजती हुई यहां तक आई थी। क्यों? उसके पास ऐसा क्या था? मैंने इंटरकॉम का बटन दबाया और कहा, उन्हें भीतर भेज दो। नेहा कमरे के अंदर आई, पर आज वो उस चमचमाते हुए कॉर्पोरेट हॉल वाली नेहा बिल्कुल नहीं थी। उसके जिस्म पर वो सुर्ख लाल रंग की महंगी साड़ी नहीं थी, ना ही कानों में वे हीरों के बुंदी चमक रहे थे जो विक्रम की दौलत की नुमाइश करते हों। वो एक बेहद साधारण से सलवार सूट में थी। उसके बाल पीछे ढीले बंधे थे और चेहरे पर उस भारी मेकअप की एक भी परत नहीं थी जो किसी बड़ी महफिल के लिए ओढ़ी जाती है। ये नेहा जो इस वक्त मेरे ठीक सामने खड़ी थी, वो उस रात वाली औरत से बहुत छोटी लग रही थी, थोड़ी कमजोर और थोड़ी ज्यादा असली। उसने मेज की तरफ कदम बढ़ाने से पहले पीछे मुड़कर केबिन के भारी दरवाजे को कुंडी मारकर बंद कर दिया। उसके इस कदम ने मेरे अंदर के अलार्म को सचेत कर दिया। आप ही सिमरन माथुर हैं, पीआर कंसल्टेंट? उसने सीधे मेरी आंखों में देखते हुए पूछा। हाँ, मैंने अपने लैपटॉप की स्क्रीन को थोड़ा सा नीचे झुकाते हुए कहा। आप विक्रम ओबेरॉय के उस नए प्रोजेक्ट पर काम कर रही हैं? शुरुआती बातचीत चल रही है, अभी कुछ भी फाइनल नहीं हुआ है। वो एक पल के लिए रुक गई, फिर मेज के सामने रखी कुर्सी के बिल्कुल कोने पर आकर बैठ गई। उसके दोनों हाथ उसके घुटनों पर कसकर टिके थे। वो एक ऐसे इंसान की शारीरिक भाषा थी जो पूरी तरह असहज हो, जो किसी भी वक्त वहां से भाग जाने का एक रास्ता खुला रखना चाहता हो। मुझे नहीं पता कि आप असल में कौन हैं, उसने बहुत ही सीधे और सपाट शब्दों में कहा। पर उस लॉन्च पार्टी के बाद से, उस रात के बाद से विक्रम का बर्ताव पूरी तरह बदल चुका है। मैंने अपने चेहरे पर कोई भाव आने नहीं दिया। मेरी खामोशी वैसी ही रही जैसी एक पीआर कंसल्टेंट की होनी चाहिए। वो बहुत नर्वस है। वो रात रात भर सो नहीं पाते, जो अमूमन उनके साथ कभी नहीं होता। उसने एक पल के लिए अपनी गर्दन झुकाई और अपनी ही उंगलियों के पोरों को आपस में रगड़ने लगी। मुझे नहीं पता कि आपके उस दफ्तर में आने से उनका क्या कनेक्शन है, पर मुझे लगा, मेरे अंदर से किसी आवाज ने कहा कि मुझे एक बार आपसे मिलकर सीधे बात करनी चाहिए। ये वो मोड़ था जहां इस खेल में कोई भी बहुत बड़ी चूक हो सकती थी। मैं अच्छे से समझ रही थी, अगर मैंने इस वक्त अपनी जबान से कोई भी ऐसा शब्द निकाला जिससे ये जाहिर हो कि मैं विक्रम के अतीत के बारे में कुछ जानती हूँ, तो ये पूरी जानकारी उसी रात विक्रम की मेज तक पहुंच सकती थी। नेहा अपनी मर्जी से यहाँ आई थी, ये सच था, पर किसी का अपनी मर्जी से आना और उसका वाकई विक्रम के जाल से आजाद होना, इन दोनों बातों में जमीन आसमान का फर्क था। मैंने उसे बहुत गौर से देखा। उसकी आंखों के नीचे हल्के काले घेरे उभर आए थे। उसके चेहरे पर इस वक्त ठीक वही भाव था जिससे मैं, यानी सीमा ओबेरॉय, एक जमाने में बहुत गहराई से वाकिफ थी। वो एक ऐसा डरावना भाव है जो आपके चेहरे पर तब आता है जब आप किसी बहुत ताकतवर इंसान के बहुत करीब होते हैं
उसकी बनाई हुई उस खूबसूरत दुनिया के भीतर रह रहे होते हैं और धीरे धीरे आपको ये एहसास होने लगता है कि यहाँ कुछ बहुत भयानक गलत हो रहा है, पर आप ठीक ठीक नहीं जानते कि वो गलत क्या है। और वो न जान पाना ही आपकी जिंदगी की सबसे बड़ी प्रताड़ना बन जाता है। आप विक्रम ओबरॉय के बारे में असल में क्या जानती हैं नेहा? मैंने अपनी आवाज को बहुत धीमा और गहरा करते हुए पूछा, अपनी तरफ से। उसे इस सीधे और तीखे सवाल की उम्मीद मुझसे बिल्कुल नहीं थी। क्या मतलब आपका? वो थोड़ा ठिठकी। मतलब साफ है, आप पिछले 2 साल से उनके साथ हैं। उस पूरे वक्त के दौरान क्या आपने कभी कुछ ऐसा नोटिस किया जो आपको सामान्य न लगा हो? कोई ऐसी बात जिसने आपकी रातों की नींद उड़ाई हो? नेहा का चेहरा एक पल के लिए पूरी तरह से सख्त हो गया। वही डिफेंसिव और गार्डेड एक्सप्रेशन जो इंसान के चेहरे पर तब आता है जब कोई अनजाना हाथ उसके किसी ऐसे जख्म को छू दे जिसे वो दुनिया से छुपा कर बैठी हो। पर फिर धीरे धीरे उस सख्त मुखौटे के नीचे से एक पुरानी थकी हुई हकीकत बाहर आने लगी। वो थकान जो हर पल सतर्क रहते रहते इंसान की रूह में बैठ जाती है। उनकी बिजनेस, उनके पैसों के लेन देन के बारे में मुझे कुछ नहीं पता। उसने अपनी नजरें केबिन की कांच वाली खिड़की की तरफ घुमाते हुए कहा, जहां बाहर शहर की ऊंची इमारतें धुंधली दिख रही थीं। जब भी मैंने पूछने की कोशिश की, उन्होंने हमेशा यही कहकर टाल दिया कि ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड है नेहा, तुम्हें समझाना मुश्किल होगा। और मैं भी उनकी हर बात को सच मानती रही, क्योंकि मुझे लगता था कि जो इंसान मेरे सामने खड़ा है वो सच है। बाकी दुनिया में वो क्या करता है उससे मेरा क्या वास्ता। पर मैंने उसे उस अधूरे वाक्य पर टोका, पर कुछ महीने पहले उनकी वाइफ की उस भयानक मौत से ठीक कुछ दिन पहले एक रात हम साथ थे। वे किसी गहरे ख्याल में थे और अचानक उन्होंने मुझसे कहा था, बहुत जल्द सब कुछ सेटल होने वाला है नेहा। हमारे बीच की वो आखिरी स्थिति भी बदल जाएगी। घर की वो रुकावट हमेशा के लिए हट जाएगी। उसने अपने ही उन पुराने शब्दों को इस बंद कमरे में दोबारा गूंजते हुए सुना, मानो वो आज पहली बार उनका असली और खूनी मतलब समझ पा रही हो। उस वक्त मुझे लगा था कि वे अपनी वाइफ से डिवोर्स की बात कर रही हैं, पर बाद में वो अचानक रुक गई। उसकी सांसें थोड़ी तेज हो गई। बाद में जब उनकी वाइफ की उस हादसे में मौत हो गई तो मुझे उनकी वो पुरानी बात याद आई और मेरे भीतर एक बहुत ही अजीब डरावनी सी फीलिंग ने जन्म लिया जो उस दिन से लेकर आज तक मेरे अंदर से गई नहीं है। केबिन के भीतर एक बहुत ही भारी, दम घोटने वाली खामोशी छा गई। दरवाजे के बाहर से दफ्तर की आम आवाजें आ रही थीं, कीबोर्ड की खटखट, फोन की रिंगटोन, किसी कलीग के हंसने की गूंज। पर इस बंद कमरे के भीतर का तापमान जैसे शून्य से नीचे गिर चुका था। मैंने नेहा को देखा। वो सब कुछ साफ साफ नहीं जानती थी, उसके पास कोई पक्का सबूत नहीं था, पर कहीं ना कहीं उसका अंतर्मन भी ठीक उसी डरावने मुहाने पर आकर खड़ा हो गया था जहां मेरा मन उस रात पहुंचा था जब वो इंश्योरेंस के कागजात मेरे हाथ लगे थे। वो एक ऐसी जगह होती है जहां सच बिल्कुल आपके सामने नंगा खड़ा होता है, पर आप आंखें खोलने से डरते हैं कि कहीं आपकी पूरी दुनिया बिखर ना जाए। क्या आप खुद को सुरक्षित महसूस करती हैं नेहा? मेरा ये सवाल एक प्रोफेशनल पीआर कंसल्टेंट का नहीं था, वो पूरी तरह से पर्सनल था और मैंने उस पल उस मुखौटे को पूरी तरह से हटा दिया था। नेहा ने अपनी आंखें उठाईं और सीधे मेरी आंखों में झांका। पहली बार उस पूरी बातचीत के दौरान उसकी उन घबराई हुई पुतलियों के भीतर कुछ टूट कर बिखरा। मुझे नहीं पता, उसने बहुत ही धीमी आवाज में कहा। नेहा चली गई थी, बिना कोई वादा किए, बिना कोई अगली प्लानिंग तय किए। उसने कहा कि वो इस बारे में और सोचेगी। मैंने भी बस हाँ में सिर हिला दिया। हमने एक दूसरे के नंबर्स एक्सचेंज किए और वो चुपचाप दफ्तर के पिछले दरवाजे से बाहर निकल गई।
जब केबिन का वो भारी दरवाजा दोबारा बंद हुआ तो मैं अपनी कुर्सी पर वापस ढह गई। मैंने एक बहुत लंबी, गहरी और धीमी सांस ली। वो सांस जो इंसान तब लेता है जब वो किसी जानलेवा बातचीत के दौरान अपनी पूरी ऊर्जा झोंक चुका हो और उसे बाद में एहसास हो कि उसका सीना हवा के लिए तरस रहा था। नेहा सिन्हा। मैंने उसके बारे में अब तक क्या सोच रखा था? वो औरत जिसके जिस्म और चाहत के लिए विक्रम ने अपनी पत्नी को जिंदा जला दिया। घर की रुकावट हटेगी। वो मेरे लिए इस पूरी कहानी की सबसे बड़ी विलन थी, एक ऐसी साजिशी जो हर एक गुनाह में बराबर की भागीदार थी। पर जो औरत अभी कुछ पलों पहले उस सामने वाली कुर्सी पर बैठी थी, वो मेरी उस कल्पना से बिल्कुल जुदा थी। या शायद वो कोई नया मुखौटा थी। क्या ये मुमकिन था कि उसे वाकई भनक तक न हो कि वो किस खूनी खेल का एक मोहरा मात्र बनकर रह गई थी, या फिर वो सब कुछ जानती थी और अब कानून के शिकंजे के डर से कांप रही थी? दोनों ही बातें मुमकिन थी। इस खेल में किसी पर भी भरोसा करना खुद अपनी मौत के परवाने पर दस्तखत करने जैसा था, पर इस सच को पूरी तरह से दरकिनार कर देना भी एक बहुत बड़ी बेवकूफ़ी होती। मैंने अपना फोन उठाया और अर्जुन को एक छोटा सीधा सा मैसेज भेजा। नेहा मुझसे मिलने दफ्तर आई थी, बात करनी है। उसका रिप्लाई आने में 1 मिनट का वक्त भी नहीं लगा। आज शाम उसी जगह? हाँ, मैंने टाइप किया और फोन स्क्रीन को पलटकर मेज पर रख दिया। उस शाम ब्रू एंड को कैफे का वही चिर परिचित कोना हमारी मेज पर बिखरे नए सच का गवाह बनने के लिए तैयार था। अर्जुन ने बिना मुझे टोके, बिना कोई ख्याल भटकाए मेरी पूरी बात को बहुत ही ध्यान से सुना। ये उसकी पुरानी आदत थी जिससे मैं अब धीरे धीरे वाकिफ होने लगी थी। जब मैं अपनी बात खत्म करके रुकी तो उसने काफी देर तक अपनी जुबान नहीं खोली। खिड़की के बाहर शहर पर रात का गहरा अंधेरा उतर चुका था। सड़क से एक तेज रफ्तार ऑटो गुजरा। उसकी हेडलाइट की पीली और तीखी रोशनी कुछ पलों के लिए कैफे की स्याह दीवार पर उभरी, एक साए की तरह नाची और फिर ओझल हो गई। वो खुद तुम्हें ढूंढती हुई तुम्हारे दफ्तर तक आई है, उसने आखिरकार अपना चश्मा ठीक करते हुए कहा। ये कोई इत्तेफाक तो बिल्कुल नहीं हो सकता सिमरन। मैं भी यही सोच रही हूँ। तो इसके पीछे सिर्फ 2 ही रास्ते बचते हैं। पहला, या तो विक्रम ने खुद उसे तुम्हारे पास भेजा है ताकि वो ये टेस्ट कर सके कि तुम उसके बारे में क्या और कितना जानती हो। उसने अपनी कॉफी की आखिरी घूंट ली। या फिर वो वाकई अंदर से इतनी डर चुकी है कि उसे तुम्हारी आंखों में अपने उस डर का कोई सुराग दिखाई दिया हो। हम इन दोनों रातों में से सही रास्ते को कैसे पहचानेंगे? मैंने पूछा। अभी नहीं पहचान सकते, हमें उसे थोड़ा वक्त देना होगा। अगर वो विक्रम का मोहरा बनकर आई है तो वो बहुत जल्दबाजी में तुमसे और जानकारियां उगलवाने की कोशिश करेगी। वो दोबारा संपर्क करेगी, पर अगर वो वाकई अपनी जान की भीख मांगने आई है तो वो डरकर पीछे हटेगी, कुछ दिनों के लिए पूरी तरह से खामोश हो जाएगी। उसकी ये दलील पूरी तरह से लॉजिकल थी। कागजों पर यही सही तरीका था, पर मेरे भीतर, मेरे सीने के किसी कोने से एक बहुत ही अलग किस्म की आवाज आ रही थी। एक ऐसा इंस्टिंक्ट जो दिमाग की गवाही से नहीं बल्कि किसी बहुत ही आदिम जगह से आता है। नेहा की वे घबराई हुई आंखें, उस पल जो उसकी पुतलियों में खौफ फैला था, वो कोई ड्रामा नहीं था। वो ये नहीं जानती थी कि उसे कोई बहुत गहराई से परख रहा है। वो एक ऐसा पल था जिसे वो खुद कंट्रोल नहीं कर पा रही थी। पर इस खतरनाक खेल के इस मोड़ पर आकर महज अपने किसी इंस्टिंक्ट पर भरोसा कर लेना एक ऐसी विलासिता थी जिसे मैं किसी भी कीमत पर अफोर्ड नहीं कर सकती थी। ठीक है, मैंने अपनी डायरी को बैग में रखते हुए कहा। देखते हैं कि वो आगे क्या करती है। अर्जुन ने बहुत ही धीरे से अपना सिर हाँ में हिलाया। फिर हमारे बीच एक बहुत लंबा ठहराव आ गया। वो ठहराव जो तब आता है जब बातचीत का सारा प्रोफेशनल हिस्सा खत्म हो चुका हो और मेज पर कुछ ऐसा अनकहा बच गया हो जिसे शब्दों में ढालना दोनों के लिए भारी पड़ रहा हो। उसने अपनी गहरी नजरें सीधी मेरे चेहरे पर टिका दी। एक बात पूछूं तुमसे? उसने कहा। उसकी आवाज में एक अलग सा भारीपन था। पूछो। तुम
वापस क्यों आई इस शहर में? जब तुम उस रात उस आग से बचकर निकल चुकी थी, जब तुम कहीं दूर किसी और कोने में पूरी तरह महफूज रह सकती थी, तो इस मौत के कुएं में दोबारा वापस आने की क्या जरूरत थी? ये वो सवाल था जिसका एक बहुत ही सटीक और नपातुला जवाब मैंने अपने दिमाग में पहले से तैयार कर रखा था। मैंने इसे कई बार दोहराया था, क्योंकि मैं उस अपराधी को खुला नहीं छोड़ सकती, क्योंकि कानून को अपना काम करना चाहिए, क्योंकि ये इंसाफ की लड़ाई है। ये सब बातें अपनी जगह सच थीं। मैंने सच में यही सोचा था। पर अर्जुन की उन आंखों के सामने, जो बहुत ही खामोशी से आपके हर एक झूठ और हर एक बनावटी पर्दे को चीर कर अंदर देख लेती थी, उन रटे रटाए जवाबों को रखने की मेरी हिम्मत नहीं हुई। मैंने अपनी नजरें घुमाई और खिड़की के बाहर अंधेरी सड़क को देखने लगी। 1 सेकंड, 2 सेकंड, 3 सेकंड। पूरा कैफे जैसे हमारी उस खामोशी के नीचे दब गया था। क्योंकि अगर मैं इस शहर में वापस नहीं आती अर्जुन, मैंने बहुत ही धीमी, लगभग कांपती हुई आवाज में कहा, तो पूरी दुनिया के लिए वो झूठ हमेशा हमेशा के लिए एक इकलौता सच बन जाता कि सीमा ओबेरॉय उस आग में जलकर मर चुकी है। वो महज एक हादसा था और वो हत्यारा, वो अपने नए कपड़ों और नई औरत के साथ अपनी जिंदगी में बहुत आगे बढ़ जाता। मैंने गहरा सांस लिया और मैं दुनिया के किसी और गुमनाम कोने में किसी और फर्जी नाम के साथ जिंदा तो रहती, पर क्या तुम वाकई उसे जीना कहोगी या वो सिर्फ सांसें लेना होता? अर्जुन ने मेरी बात का कोई जवाब नहीं दिया। वो बस सुनता रहा। मुझे विक्रम ओबेरॉय की बनाई हुई उस कहानी को सच साबित नहीं होने देना था। मैंने अपनी मुट्ठियां भींचते हुए कहा, वो कहानी जिसमें हर बार जीत सिर्फ उसकी होती है, चाहे रास्ता कितना भी खौफनाक क्यों ना हो। मैं उस कहानी का हिस्सा बनकर घुट-घुट कर नहीं मर सकती थी। कैफे के भीतर लोगों के बर्तनों की खनक आ रही थी। दूर किसी मेज पर कोई बिल पे कर रहा था। बाहर सड़क पर किसी गाड़ी का हॉर्न गूंजा। पर हमारी उस छोटी सी मेज पर एक ऐसा सन्नाटा पसरा हुआ था जो बोझिल नहीं था। वो सन्नाटा था जो तब जन्म लेता है जब कोई इंसान अपने सीने के सबसे गहरे राज को निकालकर खुली हवा में रख देता है। अर्जुन ने मेज पर टिके अपने दोनों हाथों को देखा। पिछले 3 सालों से मैं भी ठीक इसी वजह से इस बंद पड़ी फाइल को घसीट रहा हूं सिमरन। उसने बहुत ही मध्यम, लगभग फुसफुसाहट में कहा, क्योंकि अगर मैंने भी उस रात उस स्टोरी को हमेशा के लिए छोड़ दिया होता, तो इस दुनिया के लिए ये सच हो जाता कि कुछ लोग इतने बड़े होते हैं जिन पर इस धरती का कोई भी नियम, कोई भी कानून कभी लागू नहीं होता। मैंने अपनी नजरें उठाईं और उसे देखा। वो भी ठीक उसी पल मुझे ही देख रहा था। मेरी पूरी जिंदगी में उन तमाम मुलाकातों और लंबी बहसों के बीच पहली बार मुझे अर्जुन के इतने करीब बैठकर एक अजीब सी असहजता महसूस हुई। वो असहजता किसी खतरे या डर से नहीं आ रही थी। वो उस एहसास से पैदा हो रही थी जब आपको ये पता चले कि कोई इंसान आपके भीतर उस हद तक झांक चुका है जितनी गहराई में जाने की इजाजत आपने खुद को भी नहीं दी थी। मैंने झटके से अपनी नजरें उसके चेहरे से हटा ली। तो इसका मतलब ये हुआ कि हम दोनों के इस रास्ते पर चलने की वजह बिल्कुल एक ही है। मैंने अपनी आवाज को वापस उसी पुराने, ठंडे और प्रोफेशनल टोन में ढालते हुए कहा, जो मेरे लिए सबसे ज्यादा महफूज था। हाँ, उसने कहा, पर उसके उस एक हाँ के भीतर बहुत ही हल्के से कुछ ऐसा अनकहा छूट गया था जो मेरे उस प्रोफेशनल टोन से कतई मेल नहीं खाता था। मैंने मेज पर रखा अपना बैग उठाया। क्या कल मुझे राजीव आनंद के उस डॉक्यूमेंट की फोटो मिल जाएगी? मैंने खड़े होते हुए पूछा। मिल जाएगी। ठीक है, कल मिलते हैं। मैं कैफे के दरवाजे से बाहर निकल आई। बाहर रात की सर्द और तीखी हवा सीधे मेरे चेहरे से टकराई। मेरे कदम सड़क पर बहुत तेज थे और दिमाग एक बार फिर से अपनी पूरी रफ्तार से गणना करने में जुट चुका था।
राजीव आनंद की वो तस्वीर, नेहा का वो अधूरा खौफ और ये 3 धागे जो बहुत जल्द एक फंदे की शक्ल अख्तियार करने वाले थे। पर उस पूरी भागदौड़ के बीच कुछ और भी था, बहुत छोटा सा, बहुत महीन सा एहसास, जिसे मैंने जानबूझकर उसी कैफे की दरवाजे के बाहर अंधेरे में छोड़ दिया था। उसके बारे में बाद में सोचूंगी, अभी उसका वक्त नहीं था। राजीव आनंद की वो तस्वीर आखिरकार सिमरन के हाथों में पहुंचती है, पर उस धुंधले कागज के कोने में एक ऐसा नाम दर्ज था जिसकी उम्मीद सिमरन ने अपने बुरे से बुरे सपने में भी नहीं की थी। उधर नेहा सिन्हा की खामोशी अचानक एक ऐसे धमाके के साथ टूटती है जो इस पूरी साजिश का रुख ही मोड़ देगा। और विक्रम ओबरॉय, जो अब तक इस पूरी हलचल से बेखबर लग रहा था, वो पहली बार एक ऐसा घातक कदम उठाता है जो साफ कर देगा कि वो उतना भी अंधा नहीं था जितना दिख रहा था।